नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल का बात चल रहा था प्राचीन इतिहास के पूर्वालोकन की सीरीज में, जिसमें हमने अब तक 67 प्रश्नों के बारे में बात कर ली थी और क्वेश्चन नंबर 68 जो है आपको स्वयं करने के लिए कहा गया था। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसका आंसर। देखिए, गुप्त काल के दौरान भारत में जो है बालाश्रम या विष्टि के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह था प्रश्न आपके लिए। और इसका सही आंसर है ये कि इसे राज्य की आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। वास्तव में हुआ क्या था कि मौर्य साम्राज्य से ही बेगार या बालाश्रम या विष्टि प्रथा की शुरुआत हो गई थी, लेकिन गुप्त काल आते आते यह एक कर के रूप में अनिवार्य कर दी गई थी। ठीक है, यह जो है समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा, जैसे कि मजदूर, कृषकों आदि के द्वारा लिया जाता था। देखिए, शिल्पियों, मजदूर, कृषकों आदि के द्वारा जो है अनिवार्य रूप से राजा या राज्य के लिए श्रम करना ही होता था और बदले में उनको कोई भी और किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं दिया जाता था। अगर भुगतान ही दे देंगे तो बलात् या फिर बेगार श्रम कैसे हो जाएगा, है कि नहीं। बेगार में ही आप समझ गए होंगे, लेकिन विष्टि अगर कहीं प्रश्न में स्पष्टतया पूछ ले तो यह खेल हो जाएगा। तो आपको विष्टि शब्द को भी समझ के चलना है, ठीक है, खेल नहीं होने देना है। देखिए, यह प्रथा जो है मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी और बेगार प्रथा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, माने एक के बाद एक चलती रही। लेकिन इसमें कोई भी ज्येष्ठ उत्तराधिकारी, यानी कि जैसे मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को ही बालाश्रम के रूप में भेजा जाता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आज के लेक्चर के पहले प्रश्न और इस पूरी गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल की लेक्चर सीरीज के क्वेश्चन नंबर 69 पे। तो यहाँ चलने से पहले जो मित्र नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी ज़रूर से दबा देंगे। एक अन्य सूचना है उन सभी के लिए जो नए जुड़ रहे हैं। देखिए, आप लोग जो है एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और जो भी लेक्चर आपके छूटे हुए हैं उनको आवश्यक रूप से और जितना जल्दी हो सके उसे कवर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है और आप लोग जानते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर आए हैं और इस लेक्चर के भी अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत या ओरिजिनेट हुआ था। ए चीन में, बी ईरान में, सी इंडोनेशिया में या डी भारत में। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत में। शतरंज का खेल जो है यह ओरिजिनेट ही भारत में हुआ था। महाभारत काल में इसको चतुरंग बोला जाता था। भारत से उद्भूत होने के पश्चात यह खेल ईरान और ईरान से होते हुए यूरोप तक चला गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। ए एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा, बी चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय, सी समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य, या डी गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। चलिए जल्दी कीजिए। ठीक है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एक धनी व्यापारी और एक गणिका पुत्री की प्रेम गाथा का वर्णन शूद्रक रचित मृच्छकटिकम में किया गया था। ठीक है, वास्तव में उस धनी व्यापारी का नाम था चारुदत्त और उस कन्या का नाम था वसंत सेना। ठीक है, देखिए, चारुदत्त एक ब्राह्मण व्यापारी था और वसंत सेना एक गणिका की पुत्री थी और इन्हीं की प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है शूद्रक रचित मृच्छकटिकम में, जो कि गुप्तकालीन थे। ठीक है, देखिए, इस पुस्तक में सिर्फ इस कहानी को नहीं, इस पुस्तक से जो हमें गुप्तकालीन शासन व्यवस्था और नगर जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से ले लेते हैं हम। देखिए, उज्जैनी में उस समय कुछ शूद्र अधिकारी थे तथा शूद्रों को जो है महाकाव्यों एवं पुराणों के श्रवण का भी अधिकार मिल गया था। ठीक है, तो यानी कि गुप्त काल में जो है शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार आ गया था, ऐसा इस पुस्तक में वर्णित किया गया है। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन है आपके पास ए कपिल, बी गौतम, सी नागार्जुन या डी चरवाक। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक ही महर्षि कपिल थे और इनके द्वारा जो है सांख्य दर्शन के लिए एक सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की भी रचना की गई थी। वहीं अगर थोड़ा सा बात की जाए सांख्य दर्शन के बारे में, तो सांख्य दर्शन जो है वह पुनर्जन्म को मानता है। ठीक है, पुनर्जन्म को सांख्य दर्शन मानता है, यानी कि यह आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। वहीं सांख्य दर्शन में अज्ञानता को जो है, यह अज्ञानता को ही दुखों का कारण माना गया है। अज्ञानता बराबर दुख, ठीक, अज्ञानता को ही सांख्य दर्शन में दुखों का कारण माना गया तथा इसके निवारण के लिए बताया गया है, क्या इन दोनों के निवारण, दुख के निवारण के लिए बताया गया है कि विवेक ज्ञान को
ठीक, दुख का निवारण है विवेक ज्ञान, ठीक है, यानी कि आत्मज्ञान, विवेक ज्ञान या आत्मज्ञान, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और मोक्ष की बात भी करता है सांख्य दर्शन, यह भी आप जानते रहिए। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है ए पूर्व मीमांसा, सीधा आंसर बताया जा सकता है यहाँ पर। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन, इनके द्वारा ग्रंथ की भी एक रचना की गई थी जिसका नाम है सांख्य सूत्र। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यह भी सेम प्रश्न है। तो सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था, सांख्य दर्शन ऑप्शन नंबर सी ने प्रतिपादित किया था, सी ने नहीं, महर्षि कपिल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए यहाँ बताइए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। कथन 2 है कि सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई ब्रह्म प्रभाव अथवा कारक। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। बताना है आपको कि कौन सा आंसर सही है। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल कथन 2 सही है। देखिए अभी अभी आपको बताया गया कि सांख्य धर्म द्वारा जो है, या दर्शन द्वारा, धर्म नहीं है, सांख्य दर्शन द्वारा जो है वह पुनर्जन्म और आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है। सांख्य धर्म की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष को, आत्मज्ञान या विवेक ज्ञान ही दुखों को दूर करता है और यह आपकी मोक्ष की प्राप्ति में आपकी सहायता भी करता है, ठीक है। कोई ब्रह्म प्रभाव या ब्रह्म कारण ऐसा विद्यमान नहीं है जो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा, ऐसा सांख्य दर्शन का मानना है। इसके प्रतिपादक थे महर्षि कपिल और इनके द्वारा जो है सांख्य दर्शन को लेकर के एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम है सांख्य सूत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी, या डी शंकराचार्य। चलिए जल्दी कीजिए। देखिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं महर्षि पतंजलि। इनके द्वारा जो है योग दर्शन को लेकर के एक ग्रंथ भी लिखा गया था जिसका नाम था योग सूत्र, ठीक है। योग सूत्र में इन्होंने अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, अष्टांग सिद्धांत को दिया था, यानी कि योग के 8 अंग बताए थे, उनके बारे में भी बात करता हूँ। पहले देख लीजिए यहाँ पर कि देखिए योग तो हमारी भारतीय परंपरा में प्राचीन काल से ही विद्यमान था, जैसे कि उपनिषद, महाभारत, भगवत गीता, जैन और बौद्ध मतों में योग के संबंध में काफ़ी क्रियाओं के बारे में बात की गई थी। लेकिन पतंजलि को ही फिर क्यों माना जाता है? तो देखिए महर्षि पतंजलि ने ही सर्वप्रथम सुसंबद्ध और दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया था, इसीलिए इसे जो है पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है, ठीक है। और जो रचना की गई थी इनके द्वारा उसका नाम था योग सूत्र, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था योग सूत्र में दिए हुए अष्टांग सिद्धांतों के बारे में, तो उन अष्टांग या फिर 8 अंगों योग के 8 अंगों के बारे में, ठीक है। तो देखिए वे 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, स्पष्टतया देखिए इन सबको आपको याद रखना है। प्रत्याहार बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, कहीं लिख करके नोट डाउन करके रख के चिपका लीजिए। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि यह प्रश्न आए हैं तभी यहाँ पर चर्चा की जा रही है, तो दोबारा भी आने की संभावना रहती है, ठीक है। ऑप्शन हो सकता है बदल जाए। ध्यान, धारण, ध्यान और समाधि, ठीक है। यह 8 अंग योग के बताए गए थे योग सूत्र में महर्षि पतंजलि द्वारा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, देखिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यानी कि सिर्फ अनुलोम विलोम करने से योग नहीं होने वाला। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि योग के आविष्कारक थे ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी रामदेव, तो सीधा सी पतंजलि जो है वह योग के आविष्कारक माने जाते हैं, रामदेव नहीं, ठीक है। यहाँ बताइए, यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। ऑप्शन है आपके पास ए अनुस्मृति, बी प्रत्याहार, सी ध्यान, या डी धारणा, अन्यथा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अनुस्मृत को आपको कहीं नहीं बताया गया ना, अभी मैंने बताया अष्टांग योग का क्या क्या अंश है, ठीक है। तो अनुस्मृत के बारे में उसमें बात नहीं की गई थी, फिर से बता देता हूँ। देखिए योग सूत्र में जो है योग के 8 अंग बताए गए हैं, वे 8 अंग हैं यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य के, बी अशोक के, ऑप्शन सी है पुष्यमित्र शुंग के, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम के। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम के समकालिक थे या समसामयिक थे महर्षि पतंजलि, और यह जो है वास्तव में पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि नव्य न्याय संप्रदाय अथवा स्कूल के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है ए रघुनाथ शिरोमणि, बी गंगेश, सी श्रीधर, या डी उदयन। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों ही, यानी कि इस प्रश्न में आप किसी के भी साथ जाते आपका आंसर सही ही माना जाता। देखिए मिथिला के जो है प्रसिद्ध तर्कवादी थे उदयन या उदयनाचार्य। ठीक है, इनके बारे में भी बात हो रही है। यह न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। इनके द्वारा एक रचना की गई थी कुसुमांजलि। ठीक है, उदयन की रचना थी, या उदयन या उदयनाचार्य की रचना थी कुसुमांजलि, और कुसुमांजलि को ही नव्य न्याय दर्शन का मूल स्रोत भी माना जाता है। ठीक है, इसी कारण जो है कई लोग इनको नव्य न्याय दर्शन का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि गंगेश द्वारा जो है ना न्याय दर्शन को संग्रहित किया गया था, इसलिए गंगेश को नव्य न्याय दर्शन का संस्थापक मानते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी आप यहाँ पर चुन सकते थे स्वतंत्र रूप से, और साथ ही साथ जो है वहाँ पर अगर कहीं पर एक विकल्प रहेगा तो आप उनके साथ जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर बेस्ट आंसर की बात करें तो आपको यहाँ उदयन के साथ जाना चाहिए और उसके बाद गंगेश के पास जाना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि जब तक जीवित रहो सुख से रहो, चाहे इसके लिए ऋण भी लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है। यानी कि इस युक्ति को अगर हिंदी के बजाय संस्कृत में पढ़ा जाए तो क्या पढ़ेंगे, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। है कि नहीं, शरीर तो भस्मभूत हो जाएगा, देह तो भस्मीभूत हो जाएगा, देह का आगमन फिर से कहाँ हो रहा है। यानी कि पुनर्जन्म के सिद्धांत का निषेध किया जा रहा है। बताइए यह किस संप्रदाय या किस दर्शन में है। ऑप्शन ए है कपालिक संप्रदाय वालों की, ऑप्शन बी नागार्जुन के शून्यवाद वालों की, ऑप्शन सी आजीवकों की, या ऑप्शन डी चरवाकों की। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, चरवाकों की यह सिद्धांत है। ठीक है, देखिए चरवाक दर्शन को जड़वादी या भौतिकवादी दर्शन भी बोला जाता है, यानी भौतिक सुख सुविधाएं जो भी हैं संसार में वह ले लो, दोबारा शरीर कहाँ मिलना है कि नहीं। देखिए जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिए, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। चलिए, हालांकि यह दर्शन जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा स्पष्टता नहीं, थोड़ी सी इसमें और क्लिष्टता है। ठीक है, और उसके बारे में हम सामान्य अध्ययन के लोग हैं। ठीक है, स्पेशलिस्ट होने की आवश्यकता नहीं है, तो गूढ़ता में मत जाइए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है। ए जैन, बी चरवाक, सी बौद्ध, या फिर डी क्या है, डी सांख्य। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, चरवाकों द्वारा जो केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार किया गया था। देखिए हमारे भारतीय दर्शन में जितने भी धर्म थे सभी की अपनी अपनी विशेषता थी, और उनके द्वारा जो है अलग अलग प्रमाणों को भी स्वीकार किया गया। तो चलिए जान लेते हैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा। देखिए बौद्ध और वैशेषिक संप्रदाय द्वारा जो है केवल 2 प्रमाण स्वीकार किए गए, प्रत्यक्ष और अनुमान, जबकि जैन, सांख्य, योग, विशिष्टाद्वैत दर्शन द्वारा जो है इन दोनों प्रमाणों के साथ साथ शब्द प्रमाण को भी स्वीकार किया गया, यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण को। वहीं न्याय दर्शन द्वारा जो है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान जैसे 4 प्रमाणों को स्वीकार किया गया। तो वहीं प्रभाकर मीमांसा द्वारा जो है इन चारों प्रमाणों के साथ साथ अर्थापत्ति को भी जोड़ दिया गया था। ये 4 प्रमाण कौन कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान के साथ साथ अर्थापत्ति को जोड़ा गया प्रभाकर मीमांसा में। तो भट्ट मीमांसा और अद्वैत वेदांत दर्शन में इन प्रमाणों के साथ साथ अनुपलब्धि को भी जोड़ दिया गया, यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति के साथ साथ अनुपलब्धि को भी जोड़ा गया भट्ट मीमांसा और अद्वैत वेदांत दर्शन में। जबकि चरवाक केवल और केवल एक प्रमाण को स्वीकार करते थे, वह था प्रत्यक्ष प्रमाण। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अधोलिखित में से कौन एक चरवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है। पहला है ए धर्म, बी अर्थ, सी काम, डी मोक्ष, ई सी कहाँ से होगा भाई, ई भक्ति। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चरवाकों द्वारा जो है सर्वोच्च मूल्य दिया गया था या फिर परम पुरुषार्थ माना गया था काम को। ये चारों पुरुषार्थ तो अब अवगत होंगे इनके बारे में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपको वैदिक सिद्धांतों के बारे में जो एक लेक्चर दिया है उसमें इनके बारे में बताया गया है बिल्कुल स्पष्टतया। देखिए चरवाकों के अनुसार अर्थ जो है वह सुख प्राप्ति का एक साधन है, और चरवाकों के चरवाक दर्शन में जो है सुख से तात्पर्य इंद्रिय सुख से। ठीक है, और इनका मानना था कि जो कर्म काम की पूर्ति करे या मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है, यानी कि काम को परम पुरुषार्थ स्वीकार किया गया है चरवाक दर्शन में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ऑप्शन है ए चरवाक ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने या डी जैमिनी ने। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, न्याय दर्शन को जो है महर्षि गौतम द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आइए थोड़ा सा जानते हैं न्याय दर्शन को लेकर के और गौतम ऋषि से इनके संबंधों के बारे में। तो देखिए गौतम ऋषि को ही अच्छपाद कहा जाता था। ठीक है, न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। वहीं न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ जो गौतम द्वारा रचा गया था वह है न्याय सूत्र। ठीक है, कई 3 सूत्रों के बारे में बात हुई हमारी, कौन कौन से बताइए। सांख्य सूत्र, योग सूत्र और न्याय सूत्र। ठीक है, चलिए न्याय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो न्याय का शाब्दिक अर्थ होता है तर्क या निर्णय। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि न्याय दर्शन के संस्थापक थे, तो सीधा आंसर पे चलते हैं, न्याय दर्शन के संस्थापक थे गौतम। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है, तो सीधे आंसर पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए गौतम। नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो सीधे आंसर गौतम। रचना क्या की गई थी, न्याय सूत्र की। गौतम के अन्य नाम अच्छपाद हैं। ठीक है, न्याय दर्शन में पदार्थ की कितनी अवस्था बताई गई, तो न्याय दर्शन में पदार्थ की 16 अवस्था बताई गई है। ठीक है, यानी कि यह कहा गया है कि पदार्थ के जो है 16 तत्व या अस्तित्व हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन में अन्य धर्मों के बारे में भी दिया हुआ है, तो देख लीजिए अन्य दर्शनों के बारे में। देखिए न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम, सांख्य के कपिल, वैशेषिक के कणाद और मीमांसा के हैं जैमिनी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मीमांसा के प्रणेता थे ए कणाद, बी वशिष्ठ, सी विश्वामित्र या डी जैमिनी। चलिए सही आंसर अभी अभी हम सभी ने ऊपर देखा, न्याय के जो है मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से या डी बताइए। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कर्म का सिद्धांत जो है यह मीमांसा से संबंधित है। ठीक, चलिए नीचे बात कर लेते हैं। तो देखिए मीमांसा 2 भागों में है, एक पूर्व मीमांसा है और एक उत्तर मीमांसा है। तो उत्तर मीमांसा के बारे में भी बात होगी हमारी। देखिए पूर्व मीमांसा को जो है अन्य नामों से कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। मीमांसा के एक प्रमुख आचार्य थे, थोड़ा उनके बारे में जान लीजिए। तो यह थे कुमारिल भट्ट जी, और इनके द्वारा जो है ना बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करते हुए वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की गई, और पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला भी इन्हें माना जाता है। ठीक है, किसे, कुमारिल भट्ट जी को। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं। ऑप्शन है ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा, डी न्याय या ई योग। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मीमांसा दर्शन का ऐसा मत है कि वेद जो है वे शाश्वत सत्य हैं, वही आर्य समाज वाला। ठीक है, चलिए देखिए मीमांसा दर्शन को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो पूर्व मीमांसा और दूसरा उत्तर मीमांसा, जिसमें से पूर्व मीमांसा द्वारा जो है ना वेदों के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है, वहीं उत्तर मीमांसा वेदों के ज्ञान कांड के भाग पर विचार करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन है ए चारवाक से, बी जैन से, सी बौद्ध से या डी मीमांसा से। चलिए
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अपूर्व का सिद्धांत जो है यह मीमांसा से संबंधित है। वास्तव में जो है मीमांसा में एक अदृष्ट शक्ति के सिद्धांत को माना गया है, वह वही अदृष्ट शक्ति है जो कर्म तथा उसके परिणाम के बीच की एक कड़ी है। ठीक है, कर्म तथा परिणाम के बीच की एक अतिलौकिक कड़ी है, ऐसा अपूर्व मीमांसा दर्शन की मान्यता है। और इसी अतिलौकिक कड़ी को इसके द्वारा अपूर्व का सिद्धांत या अपूर्व माना जाता है। अपूर्व का अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो यह कोई नई वस्तु जो पहले न की गई है, या फिर वह जो पहले नहीं था, है कि नहीं। सिंपल है, शाब्दिक अर्थ तो हम सब स्पष्ट रूप से कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है मीमांसा और वेदांत, बी न्याय और वैशेषिक, सी लोकायत और कापालिक, या फिर डी सांख्य और योग। बात हुई है हमारी इस प्रश्न पे बिल्कुल स्पष्टतया जब हम वैदिक युग को डिस्कस कर रहे थे, वैदिक या उत्तर वैदिक को डिस्कस कर रहे थे। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लोकायत और कापालिक जो है यह षड दर्शन का भाग नहीं, बाकी मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग यह सभी षड दर्शन के भाग हैं। देखिए वास्तव में वेदों को जो दर्शन मान्यता देते हैं उनको जो है षड दर्शन कहा गया, और जो मान्यता नहीं देते थे उनको षड दर्शन का भाग नहीं माना गया। ठीक है, जैसे कि वेदों को मान्यता देते हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, तो यह सभी आ गए षड दर्शन को। इन्हें जो है आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। और इनके प्रणेता एक जगह यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ एक ही जगह पे सबके बारे में फिर से देख लेते हैं। देखिए सांख्य के प्रणेता थे कपिल, योग के पतंजलि थे, न्याय के जो है गौतम, वैशेषिक के कणाद, मीमांसा के जैमिनी और वेदांत दर्शन के जो है प्रणेता थे बादरायण। ठीक है, वहीं लोकायत और कपाली यह षड दर्शन के भाग नहीं। लोकायत वही धर्म है, लोकायत को चारवाक दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए है जैन, बी बौद्ध, सी चारवाक, या डी सांख्य। चलिए सही आंसर अभी अभी आपको बताया गया कि लोकायत दर्शन को ही चारवाक दर्शन भी कहते हैं, और इसी को भौतिकवादी या जड़वादी दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए है शंकराचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी मध्वाचार्य, या डी महात्मा बुद्ध, अन्यथा ई इनमें से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य जो है वे अद्वैत दर्शन के संस्थापक थे। देखिए अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को जो है मोक्ष का साधन माना गया है, और केवल ज्ञान से ही मुक्ति की बात करता है या मोक्ष की बात करता है अद्वैत वेदांत। ठीक है, देखिए और इसके साथ साथ ना शंकराचार्य द्वारा जो है अद्वैत दर्शन या अद्वैत वेदांत में सभी लोगों को ज्ञान मार्ग का अधिकारी नहीं कहा गया। ठीक है, ज्ञान मार्ग के अधिकारी केवल वही हैं जो साधन चतुष्टय, ठीक है, यानी साधन चतुष्टय में क्या क्या है। देखिए साधन चतुष्टय में है नित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्रार्थी भोग विराग और सम दमादि साधन संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ठीक, तो यानी इन चारों चीज़ों से जो लोग युक्त हैं सिर्फ और सिर्फ वही ज्ञान मार्ग के अधिकारी भी हैं। ठीक है, चलिए यहीं पे बात कर ली गई इसके बारे में। देखिए थोड़ा थोड़ा जब आए वहीं पे उसकी चर्चा करना बेस्ट है। तो थोड़ा सा शंकराचार्य के बारे में जानते हैं। देखिए शंकराचार्य द्वारा जो है प्रस्थान त्रय यानी कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर भाष्य लिखा गया था, और इसमें अद्वैतवाद का इनके द्वारा समर्थन किया गया था। ठीक है, जिसमें से ब्रह्मसूत्र पर लिखा हुआ उनका भाष्य जो है ब्रह्मसूत्र भाष्य या शारीरिक शास्त्र कहलाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि शंकर के दर्शन को कहा जाता है, तो सीधा आंसर अब बता सकता हूँ ना, सीधा आंसर है बी कह रहा हूँ, डी अद्वैतवाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास ए शंकर, बी कपिल, सी रामानुज, या डी पतंजलि। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य को ही प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। वास्तव में हुआ क्या था कि शंकराचार्य द्वारा जो है अपने अद्वैत दर्शन में हिंदुत्व के साथ साथ बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को भी शामिल किया गया था। इसी कारण इनको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है या प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन है ए ज्ञान, बी कर्म, सी भक्ति, डी योग, या ई इनमें से कोई नहीं। बाहर छत्तीसगढ़ है कि नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अभी आपसे बताया गया कि अद्वैत वेदांत के अनुसार केवल और केवल
मुक्ति जो है वह ज्ञान मार्ग के द्वारा या ज्ञान के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इसमें ज्ञान के जो है ज्ञान मार्ग के अधिकारी 4 प्रकार के लोगों को बताया गया है, जो कि साधन चतुष्टय संपन्न होते हैं, यानी कि नित्य वस्तु विवेक, यहाँ मूत्रार्थ भोग विराम, समदमादि साधन संपत्तम और मुमुक्षत्व से युक्त लोगों को ही सिर्फ और सिर्फ ज्ञान मार्ग का अधिकार होता है। देखिए विशिष्टाद्वैतावाद के बारे में यही बताया गया। तो देखिए विशिष्टाद्वैत दर्शन जो है इसमें भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना जाता है। ठीक है, अद्वैत दर्शन में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का वो माना जाता है साधन। विशिष्टाद्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना जाता है। वहीं चारवाक में काम को जो है परम पुरुषार्थ माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका संबंध वेदांत दर्शन से नहीं है। ऑप्शन ए है शंकराचार्य, बी अभिनव गुप्त, सी रामानुजम या डी माधव। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अभिनव गुप्त का संबंध जो है वह वेदांत दर्शन से संबंध नहीं रहा है। ठीक है, अभिनव गुप्त द्वारा जो है ना यह तंत्र मंत्र तथा अलंकार शास्त्र के क्षेत्र से संबंध रखते थे। ठीक, यह दर्शन के तर्क शास्त्र क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ऐसा आप कह सकते हैं। बाकी अन्य के बारे में देख लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा शंकराचार्य के बारे में तो बात हो चुकी है हमारी, लेकिन देखिए कहाँ है, रामानुज का विशिष्ट द्वैत था, मध्वाचार्य का द्वैतवाद था। ठीक है, शंकराचार्य का जैसे अद्वैतवाद था उसी प्रकार से रामानुज का विशिष्टाद्वैत सिद्धांत था या दर्शन था, जिसमें भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन बनाया गया था। वहीं मध्वाचार्य का दर्शन था द्वैतवाद। ठीक है, याद रहेगा ना आपको, मध्वाचार्य या फिर माधव। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो यह सूचियों को मिलाने वाला प्रश्न है। ठीक है, इन्हें आप स्वयं मिलाइए, थोड़ा जल्दी कीजिए। चलिए, अब तक आपने अपना वीडियो पॉज करके, मेरी समझ से तो वीडियो पॉज करके ही अपना आंसर ठीक किया होगा, यहीं पर बैठे बैठे नहीं कर रहे होंगे। देखिए बीईओ की जो परीक्षा हुई है ना, उसमें काफ़ी प्रश्न हमारी तरफ से आए हुए हैं, तो आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा ताकि लेक्चर्स आपके दिमाग में हमेशा बसे रहें। ठीक है, चलिए देखिए इसका सही आंसर है विक्रम संवत की कई बार बात हुई है, 57 या 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। ठीक है, वहीं शक संवत की भी बात हुई, यहीं से हमारा राष्ट्रीय पंचांग आता है और इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। तो गुप्त संवत के बारे में भी आपको बताया गया था, 319 या 320 इसका काल माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम से। ठीक है, वहीं अब मात्र एक जगह चलते हैं, कली संवत की शुरुआत हुई थी 3102 ईसा पूर्व। ठीक है, तो सबके बारे में आपसे बात की गई, सबके बारे में आपको बताया गया। मेरे ख्याल से इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। सही आंसर है फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ से तब तो आप आंसर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए एक चीज़ और जानते चलिए, फिर से आपको याद दिला दूँ, बताया तो गया ही है। देखिए विक्रम संवत को ही कृत संवत या मालव संवत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पर कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए है कि पहला कथन है कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। कथन 2 है कि शक संवत 78 से ईस्वी से आरंभ हुआ। और कथन 3 है कि गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ। और कथन 4 है कि भारत में मुगल शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 के चारों कथन सही है। देखिए इन सब के बारे में तो आपको बताया गया है, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए कि भारत में मुसलमान युग का शासन 1192 से शुरू हुआ, क्योंकि देखिए मोहम्मद गौरी द्वारा जो है द्वितीय युद्ध जीता गया था तराइन का 1192 ईस्वी में, और यहीं से जो है मुसलमान शासन के युग का प्रारंभ माना जाता है। वहीं अगर आयोग जो है इस व्याख्या को न एक्सेप्ट करते हुए एक अन्य व्याख्या का एक्सेप्ट कर ले कि गुलाम वंश की स्थापना से अगर मान ले, तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? गुलाम वंश की स्थापना हुई थी 1206 में। तो यह पूरी तरीके से आयोग पर निर्भर करता है कि वह किस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, वैसे सामान्यतः आयोग ऐसा आपके साथ नहीं करेगा। चलिए पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर शतक के साथ हमारा 100वां प्रश्न है कि पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? चलिए सिंपल है, 135 जोड़ दीजिए, बताया गया है आपको। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 601। ठीक है, 57 या 58 आप उसमें
एडजस्ट कर सकते हैं अपने प्रश्नों को लेकर के विक्रम संवत में, या तो 57 या तो 58, और दोनों विकल्प में कभी नहीं रहेगा। दोनों रहेगा तो वे दोनों ही आंसर सही होंगे, क्योंकि कई जगह आयोग द्वारा भी 57 को लिया गया है और कई जगह आयोग द्वारा ही 58 को लिया गया है। ठीक है, हम अभी पीछे से चर्चा करते हुए भी आए हैं और आपने देखा भी है ऐसे प्रश्नों और उत्तरों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है ए 478 ईस्वी, बी 499 ईस्वी, सी 613 ईस्वी या डी 634 ईस्वी। चलिए सिंपल है, 78 इसमें जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, क्या आएगा 634। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था ए काशी, बी अयोध्या, सी प्रतिष्ठानपुर या डी श्रावस्ती। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। ठीक है, प्रतिष्ठानपुर आपका यह इलाहाबाद में जो है झूसी के पास है। ठीक है, या फिर झूसी को ही प्रतिष्ठानपुर कहा जाता था प्राचीन काल में, ऐसे जान लीजिए। देखिए पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वर्ण के 3 मूल वंशों में से एक था। ठीक है, 2 सूर्यवंश एवं 1 अग्निवंश। नेक्स्ट की चंद्रवंशी शासकों का देखिए मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रयाग में प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशी शासक संवारन ने प्रतिष्ठानपुरी में अपनी राजधानी की स्थापना की थी। नाम याद रखिएगा कि चंद्रवंशी संवारन ने प्रतिष्ठानपुरी में अपनी राजधानी को स्थानांतरित की थी द्वापर युग में। वहीं त्रेता युग में इनका जो है राजधानी था प्रयाग। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मौखीर शासकों की राजधानी डैश थी, ए थानेश्वर, बी कन्नौज, सी पुरुषपुर या डी इन उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मौखीर शासकों की राजधानी कन्नौज थी। वास्तव में मौखीर शासक जो थे वो गुप्तों के सामंत थे। ठीक है, और इनके द्वारा अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई गई थी। इनके प्रमुख शासकों की अगर बात करें तो हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा और ग्रहवर्मा थे। ठीक है, मौखीर शासक थे यह सभी, हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा और ग्रहवर्मा। ठीक है, मौखीर वंश के शासक हैं। नेक्स्ट बताइए कि हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं, ए हरिसेन, बी कलहड़, सी कालिदास या डी इनमें से किसी में नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कल्हड़ की पुस्तक में हमको थोड़ा बहुत, कल्हड़ की जो राजतरंगिणी थी उसमें थोड़ा बहुत हर्ष के बारे में जानकारी होती है हमको, लेकिन विस्तृत रूप में अगर हर्ष के बारे में जानना हो तो हमको जो है बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हर्ष के बारे में विस्तृत सूचना जो है उसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से हमको प्राप्त होगी। वहीं इसके बारे में अगर कुछ सूचनाएं देखी जाएँ तो कल्हड़ की राजतरंगिणी में भी मिलती हैं। ठीक है, कालिदास और हरिसेन तो इसके काल से थे ही नहीं, तो इनका कोई उल्लेख ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट बताइए कि हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी, ए आर्यभट्ट, बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्त या डी परिमल गुप्त। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। देखिए वास्तव में हर्षचरित में ना पूरे जो है वर्धन वंश की वंशावली के बारे में, वंश के बारे में बात किया गया है, या फिर यही इसका प्रमुख स्रोत है। ठीक है, इसमें लेखक द्वारा अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्तों का वर्णन किया गया है। ठीक है, मतलब हर्ष के अलावा जो है इसके पूर्वजों के बारे में भी बात किया है बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी, ए कन्नौज, बी पाटलिपुत्र, सी प्रयाग या डी थानेश्वर। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज थी। ठीक है, देखिए पहले हर्ष की राजधानी थी थानेश्वर, लेकिन बाद में है अपनी राजधानी स्थानांतरित करके कन्नौज ले आता है, और यह जो है अपनी बहन यानी हर्ष एवं राजश्री दोनों साथ साथ कन्नौज के सिंहासन पर बैठते थे। ठीक है, चलिए, और इसको कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने के पीछे अगर कारण पूछा जाए तो देखिए वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान करना चाहता था, और साथ ही साथ हर्ष का जो विस्तृत साम्राज्य था उसके शासन पर उस साम्राज्य पर शासन करने के लिए भी कन्नौज से जो है सर्वाधिक सुविधा प्रदान होती थी। यानी कि कन्नौज सबसे उपयुक्त स्थान था जहाँ से उसके संपूर्ण साम्राज्य पर
शासन किया जाना संभव था। नेक्स्ट बताइए कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कन्नौज या डी राजगृह। तो अब तो सीधा आंसर बता सकता हूँ ना, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। ठीक है, यह वहाँ पर राजश्री के साथ सिंहासन पर बैठता था। नेक्स्ट है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ए कन्नौज तथा प्रयाग में, बी प्रयाग तथा थानेश्वर में, सी थानेश्वर तथा वल्लभी में या डी वल्लभी तथा प्रयाग में। चलिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, सम्राट हर्षवर्धन द्वारा जो है 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज तथा प्रयाग में किया गया था। तो देखिए, हर्षवर्धन के समय में ना 20 देशों के राजाओं को जो है एक सभा बुलवाई थी, 20 देशों के राजाओं की। ठीक है, इसके द्वारा जो है महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए, ठीक है, किसके कारण क्या था कि महायान धर्म की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने जो है कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई थी और इसी में जो है 20 देशों के राजा भी सम्मिलित हुए थे। वो अपने अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों के साथ के आए थे और इस सभा की अध्यक्षता जो है वह ह्वेनसांग के द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए, सम्राट हर्ष के समय ही, दूसरी बात कर रहे हैं, कन्नौज के बारे में बात हो गई है तो प्रयाग के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सम्राट हर्ष के समय ही प्रयाग में एक परिषद का आयोजन होता था जिसे महामोच परिषद कहा जाता था और यह आयोजन जो है प्रयाग के संगम क्षेत्र में प्रत्येक 5वें वर्ष पर किया जाता था। ठीक है, ह्वेनसांग जो है वह इस समारोह के छठे समारोह, परिषद के 6वें समारोह में उपस्थित भी हुआ था और इसमें जो है 18 देशों के राजा भी सम्मिलित हुए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ऑप्शन है ए काशी, बी प्रयाग, सी अयोध्या या डी सारनाथ। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी प्रयाग। ठीक, हर्षवर्धन के समय बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन प्रयाग में हुआ था, कन्नौज यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, निश्चित तौर पे आप याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणवर्ती अग्रगमन को नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। ए पुलकेशिन प्रथम ने, बी पुलकेशिन द्वितीय ने, सी विक्रमादित्य प्रथम ने या डी विक्रमादित्य द्वितीय ने। देखिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा जो है सम्राट हर्ष को हरा दिया गया था। ठीक है, देखिए, इनके बीच युद्ध होता है 618 ईस्वी में और यह युद्ध जो है पुलकेशिन द्वितीय और सम्राट हर्षवर्धन के बीच इस कारण होता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंशी शासक था ना, तो पुलकेशिन द्वितीय बढ़ रहा था, अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर की तरफ चाह रहा था, हर्षवर्धन अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की तरफ चाह रहे थे। अब आते आते यह विस्तार करते करते यहाँ तक आए, यह विस्तार करते करते यहाँ तक आए, बीच में हमारी चल रही थी नर्मदा नदी। तो यहीं पर इनके बीच युद्ध होता है और परिणाम यह हुआ इस युद्ध का कि हर्षवर्धन जो है वह युद्ध में हार गए और जीत जाता है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, ऐसा अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के एरण अभिलेख से हमें इस बारे में भी सूचना मिलती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। ऑप्शन ए है कीर्तिवर्मन द्वितीय ने, बी विक्रमादित्य द्वितीय ने, सी पुलकेशिन प्रथम ने या डी पुलकेशिन द्वितीय ने। चलिए, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अभी अभी इसके बारे में हमने पूर्ण विस्तार से चर्चा की है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा जो है सम्राट हर्षवर्धन को हरा दिया गया था। ठीक है, देखिए, ह्वेनसांग के भी विवरण में ऐसी बातें की गई। इस युद्ध का साक्ष्य हमको ह्वेनसांग के विवरण में और साथ ही साथ पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति में भी मिलता है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति और ह्वेनसांग के विवरण। ह्वेनसांग का विवरण क्या था, थोड़ा याद करते चलिए, अभी मैं आगे बताता हूँ। नेक्स्ट है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष क्या था, बताइए। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 618 ईस्वी। ठीक है, एक अन्य भी कहीं आपको दिख जाएगा देखने को 630 ईस्वी। ठीक है, तो इन दोनों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, जहाँ पर यह दोनों रहेंगे वहाँ पर आप इसके साथ जाइएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यह तो कोई एक्सप्लेनेशन का जरूरत आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट बताइए, कवि बाण निवासी था। ए पाटलिपुत्र का, बी थानेश्वर का, डी सी भोजपुर का या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं।
चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बाणभट्ट जी जो है वह उनका जन्म जो है बिहार के सोन नदी के किनारे स्थित एक गांव था पृथ्वीकुटा, ठीक है, पृथ्वीकुटा गांव में बाणभट्ट जी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु तथा माता का नाम राजदेवी था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी सम्राट हर्ष, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ह्वेनसांग जो है वह सम्राट हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। देखिए, ह्वेनसांग जो है अपनी यात्रा 629 ईस्वी में प्रारंभ किया था। ठीक है, उन्होंने उसके द्वारा जो है तांग वंश के शासकों की राजधानी चंगल से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया गया था 629 ईस्वी में। ठीक है, उस समय जो है तांग वंशी शासकों द्वारा जो है पश्चिम की यात्रा पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे, लेकिन फिर भी ह्वेनसांग अकेले ही और अपनी मर्जी से जो है वह अपनी यात्रा को प्रारंभ करता है और यह 13 वर्षों तक भारत में रहा था। ठीक है, कितने वर्षों तक? 13 वर्षों तक इसके द्वारा भारत में निवास किया गया था। इसकी एक इच्छा थी कि यह जो है महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए हुए स्थानों को देखे तथा पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी करे। ठीक है, और जो कि उन दिनों भारत में ही सुलभ थी, इसी वजह से यह भारत में आया। इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था सीयू की। ठीक, इसके ग्रंथ का नाम था सीयू की। ठीक, चलिए, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आइए आगे फिर यहीं से संबंधित कई और सवाल करते हैं। देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? ए फाहियान, बी ह्वेनसांग, सी इत सिंह या डी तारानाथ। चलिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ह्वेनसांग द्वारा जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की गई थी। यह 629 ईस्वी में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान करता है और यह भारत में 13 वर्षों तक रहता है, जिस दौरान इसके द्वारा जो है बौद्ध धर्म का और साथ ही साथ बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया गया था। ठीक है, यह कुछ समय तक हर्षवर्धन के दरबार में भी रहता है। इसके द्वारा कन्नौज में आयोजित एक बौद्ध सभा का अध्यक्षता भी किया गया था। ठीक है, बौद्ध सभा की बात कर रहा हूँ, बौद्ध सम्मेलन या फिर बौद्ध संघ की सभा की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री ह्युआन चांग, ह्वेनसांग का एक अन्य नाम आपको ह्युआन चांग भी देखने को मिलेगा। देखिए, इसे हटाता हूँ। देखिए, ह्वेनसांग का एक नाम आपको ह्युआन चांग भी पेपरों में देखने को मिल सकता है। तो शब्दों से जो है अपने आप को बचाइए। ठीक, बचाने का अर्थ यह है कि आप शब्दों के हेर फेर में गलती मत करिए प्रश्नों का। आपको जो है प्रत्येक चीज़ों को या प्रत्येक शब्दों पर अपनी पकड़ होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री ह्युआन चांग या ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप पहला कथन है कि सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से पूरी तरह सुरक्षित थे। कथन 2 है कि जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति को निर्दोषित अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। कथन 3 है कि व्यापारियों को नौ घाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। आपको बताना है कि नीचे दिए कूट से कि सही उत्तर कौन सा है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन 2 और 3 सत्य हैं। देखिए, उस समय जो है किसी को अगर परीक्षा देनी होती थी कि हाँ भाई वह झूठ नहीं बोल रहा, सत्य बोल रहा है, तो उसे जो है अग्नि या जल या विष द्वारा उसको परीक्षा ली जाती थी उस व्यक्ति की। ठीक है, कि वह अपराधी है अथवा निर्दोष है। ठीक है, और इस परीक्षा को ह्वेनसांग द्वारा दिव्य परीक्षा बोला गया अपने ग्रंथ सीयू की में था। साथ ही साथ उसने यह भी बताया कि व्यापारिक मार्गों पर, घाटों पर आदि पर बिक्री की वस्तुओं आदि पर जो है वह कर लगता था, जिससे जो है राज्य को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। ठीक है, देखिए, सड़कों पर आवागमन के बारे में ह्वेनसांग जो है कहता है कि यह पूर्णतया सुरक्षित नहीं था, क्योंकि ह्वेनसांग जो है खुद भी कई बार चोर डाकुओं के चंगुल में फंस चुका था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ए ताइसुंग, बी तुंग कुआन, सी कुन ये वू या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसी ने नहीं भेजा था। दरअसल यह उस समय चीन में तांग वंशी शासक ताइसुंग का राज था। ठीक, मतलब राजा यही थे, लेकिन इनके द्वारा जो है वही प्रतिबंध लगा दिया गया था भैया कि कोई भी उनके देश का नागरिक पश्चिम की यात्रा नहीं करेगा। ठीक है, रीजन था तुर्क आक्रांताओं का भय। ठीक, इसी वजह से इनके द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो तब भी
ह्वेनसांग जो है वह जो है स्वयं से मतलब खुद से ही प्रस्थान कर देता है 629 ईस्वी में भारतवर्ष के लिए, ठीक है। हाँ, जब इसलिए यह वापस लौटता है 13 वर्षों बाद चीन में, तो चीन के सम्राट जो थे उनके द्वारा इन्हें दंडित करने के बजाय उसका स्वागत किया गया था और साथ ही साथ उसे अपने आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति भी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ए वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र या डी कांची। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ह्वेनसांग की यात्रा के समय जो है मथुरा जो है वह सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था, वहीं वाराणसी जो है वह रेशम के कपड़ों के उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। देखिए, ह्वेनसांग के द्वारा जो है वह मथुरा को सूती वस्त्रों के लिए बताया गया प्रसिद्ध था और वाराणसी को रेशमी वस्त्रों के लिए बताया गया था कि प्रसिद्ध था, ठीक है। इसने यह भी कहा कि जो थानेश्वर था उसकी समृद्धि का प्रधान कारण था वहाँ का व्यापार, ठीक है। देखिए, बाणभट्ट जो थे उन्होंने थानेश्वर को अतिथियों के लिए चिंतामणि की भूमि बताया तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। ए कपास के लिए, बी सन के लिए, सी रेशम के लिए, डी ऊन के लिए। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग में। नेक्स्ट बताइए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी मगध या फिर डी नालंदा। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग द्वारा अध्ययन किया गया था, ठीक है। और बाद में इसने यहीं आकर के अपना एक व्याख्यान भी दिया था। ये देखिए, अपने दूसरे दौर में नालंदा यात्रा के अपने दूसरे दौर में ह्वेनसांग द्वारा जो है नालंदा में एक व्याख्यान भी दिया गया था, ठीक। और उस समय जब ह्वेनसांग आता है नालंदा में, तब उस समय नालंदा के कुलपति थे आचार्य शीलभद्र। इनका नाम भी आप अवश्य रूप से जानते रहिए। शिष्य से गुरु प्रसिद्ध होता है और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बताइए कि आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। ए हर्ष के प्रति सम्मान, बी नालंदा में अध्ययन, सी बौद्ध धर्म में आस्था या डी सी यू की रचना। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। हर्षवर्धन ह्वेनसांग द्वारा जो है ग्रंथ लिखा गया था एक अपनी भारत यात्रा के संदर्भ में, जिसका नाम था सी यू की। इसमें जो है तत्कालीन भारत के समय में हमको काफ़ी जानकारी मिलती, इसी कारण जो है इसकी यात्रा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट बताइए कि चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। ए फाहयान, बी सुंगयुन, सी ह्वेनसांग या डी इत्सिंग। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ह्वेनसांग ने जो है भीनमाल की भी यात्रा की थी। इसे जो है ना ह्वेनसांग को ही यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था, ठीक है। इसने समस्त विवरण सी यू की में लिखे हुए हैं, ठीक है। ह्वेनसांग एक बौद्ध था। नेक्स्ट बताइए कि सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। तब तो सीधा आंसर बताया जा सकता है। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी ह्वेनसांग, ठीक। अगला बताइए, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग। ए 405 ईस्वी में, बी 635 ईस्वी में, सी 637 ईस्वी में या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, वास्तव में जो है चीनी यात्री इत्सिंग जो था वह 671 या 72 ईस्वी में भारत आने की इच्छा से अपने अन्य मित्रों के साथ 37 अन्य मित्रों के साथ, जो कि उसके अन्य बौद्ध सहयोगी थे, सबके साथ मिल करके बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने के लिए पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया गया। लेकिन उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया और वह अकेले ही कैंटन नगर से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर आया था, ठीक है। कैंटन नगर से जहाज में बैठ करके भारत की यात्रा पर आया था, ठीक। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर के भारत आया और 693 से 94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वह चीन वापस लौट गया था, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे। ए फोन क्वो की, बी येन तू, सी यू की या डी सी किया योनो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। चीनी यात्रियों द्वारा जो है भारत के नाम का उल्लेख युनतू के नाम से किया गया, ठीक। प्राचीन काल से ही चीनी जो है वह देशों का नाम बदलते रहते थे। आप क्या बोलते हैं उन्हें उससे अर्थ नहीं है। युनतू या
खियान्तु बोलते थे वे चीनी लेखक भारत को। नेक्स्ट बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय में विनाश का कारण था। ए, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था ए, मुसलमान, बी, कुषाण, सी, सीथियंस या डी, मुगल। चल, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान आक्रमण। होता क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय पे बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था पूरी तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, यह जो है भारत में बौद्ध मत के पतन के अंतिम प्रहार के रूप में भी देखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार है। ए, नालंदा, बी, उदंतपुरी, सी, विक्रमशिला या डी, भाजा। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नालंदा जो है वह भारत में सबसे प्राचीन विहार है। अगला बताइए, नालंदा कहाँ पर स्थित है। ए, मध्य प्रदेश, बी, आंध्र प्रदेश, सी, उत्तर प्रदेश या डी, बिहार। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नालंदा जो है वह बिहार में स्थित है। ठीक, 5वीं सदी में गुप्त शासकों द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, बात की गई है इसके बारे में। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त, बालादित्य आदि गुप्त शासकों ने भी नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिए थे। ठीक, नेक्स्ट बताइए कि गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ए, कन्नौज, बी, उज्जैन, सी, धार या डी, देवगिरी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज, और यही जो है 3 शक्तियों के युद्ध का भी कारण बन गया था। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनके बारे में भी हमारी बात होगी, निश्चिंत रहिए। देखिए, राजधानी थी तो जाहिर सी बात है यह व्यापार का भी प्रमुख केंद्र भी रही होगी। देखिए, उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के बाद बहुत बढ़ गया था, जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे दूसरी राजधानी बनाया था। गुप्तोत्तर काल में, देखिए अभी गुप्त काल की बात हुई यहाँ पे, यहाँ देखिए गुप्तोत्तर काल में हर्ष ने कन्नौज को थानेश्वर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया। कन्नौज जो है वह गंगा यमुना दोआब में स्थित था और ये महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण 3 शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के आकर्षण का केंद्र भी बन गया। बात होगी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट और कन्नौज के बारे में भी अगले चैप्टर में। नेक्स्ट बताइए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कथन ए और कारण आर में। तो कथन ए कहता है कि सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी, और कारण आर बताया जा रहा है कि इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। बताना है आपको नीचे कूट का प्रयोग करके कि कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही परंतु आर गलत है या डी, ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। इस सब के बारे में भी डिटेल में आपको बताया गया है। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। और कथन 2 है कि चीनी यात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक, ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या डी न ही 1 न तो 2। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 न तो 2। देखिए, चीनी यात्री फाहियान तो वह कनिष्क छोड़िए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, और फाहियान का काल कब, कनिष्क का काल तो प्रथम सदी ईस्वी था और चंद्रगुप्त द्वितीय का 319 से 414 था। ठीक, वहीं वेनसांग जब भारत से मिलता है ना, तो हर्ष उसके पहले ही जो है बौद्ध धर्म के प्रति काफ़ी उन्मुख हो चुका था। ठीक, और वेनसांग से भेंट के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज आश्रय प्रदान करते हुए पूर्ण बौद्ध बन गया उसके द्वारा। ठीक, पूर्ण बौद्ध धर्म को पूर्णतः अपना लिया गया था। ऐसा नहीं था कि वेनसांग जब भारत से मिलता है तो वह बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी था, बिल्कुल नहीं था। वह प्रतिरोधी नहीं था, वह उन्मुख तो था लेकिन बौद्ध नहीं बना था, लेकिन बाद में वह बौद्ध भी बन जाता है। नेक्स्ट बताइए कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है। पहला, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता।
कथन 2, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। और कथन 3, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनना। नीचे दिए कूट से आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। देखिए ये तो पूरी तरीके से गलत है ना। केंद्रीय राजनीतिक सत्ता कहाँ से सशक्त हो जाएगी? जब नीचे वाले मजबूत होंगे तो ऊपर वाले तो कमज़ोर होंगे ही। किसी न किसी एक को तो कमज़ोर होना पड़ेगा, तभी दूसरा मजबूत होता है। ठीक है, आपकी तैयारी ज़बरदस्त रहेगी तभी आपका सिलेक्शन होगा, और जो थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा वह सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। तो अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। देखिए, सर्वप्रथम जो है ना, वह अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र में इस शब्द का प्रयोग किया था जागीरदार के लिए। ठीक है, लेकिन बाद में देखिए शक व्यवस्था का अंकुरण तो शक कुषाण काल में ही प्रारंभ हो गया था, और राजपूत काल आते आते यह समाज में पूर्णतः प्रतिष्ठित भी हो गया था। ठीक है, भारत में सामंती व्यवस्था जो है यह कुषाणों से लेकर के राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल तक प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बने रहे हैं सामंत लोग। ठीक है, और देखिए सामंतों द्वारा जो है ना, इनका प्रशासन पर बहुत अधिक प्रभाव बढ़ गया था, जिस कारण केंद्रीय सत्ता अत्यधिक निर्बल हो गई थी, और अपनी शक्ति के लिए भी सम्राट पूर्णतः अब सामंतों पर ही आश्रित रहने लगे थे धीरे धीरे। ठीक है, यह सामंतों से ही सैनिक मंगवाते थे, इनके पास सैनिकों की संख्या कम थी, तो जब कभी युद्ध होता तो यह सामंतों के पास संदेश भेजते थे, सामंत अपनी सेना लेकर के आते थे राजा के साथ युद्ध लड़ने के लिए। अब जब राजा इनकी सैनिक की व्यवस्था के ऊपर भी आश्रित है, सेना राजा कम रख रहा है, सामंतों की सैनिकों की सहायता ले रहा है, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे वह शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ, और सामंत अत्यधिक शक्तिशाली होकर के उभरते हैं और राजा थोड़ा कमज़ोर होता है। यही कारण चलता है आता है बाद में भारत की विखंडता या फिर अन्य गुलामी के कारणों को आप यहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर अन्य चीज़ें। ठीक है, विदेशी शक्तियों के शासनों को यहीं से आप प्रारंभ होता हुआ देखते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? ए, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। बी, उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। सी, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। या डी, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने प्रयागराज को तीर्थराज नाम नहीं दिया था। बाकी अन्य तीनों कथन सही हैं कि उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धामों की स्थापना करवाई थी, जैसे इनके द्वारा श्रृंगेरी कर्नाटक में जो की है। चलिए इसके बारे में भी यहाँ बात करते हैं। देखिए थोड़ा बहुत, चलिए शंकराचार्य के पहले बात कर लें शंकराचार्य के बारे में। देखिए इनका जन्म जो है ना 8वीं शताब्दी में केरल के एक गाँव कलाडी में हुआ था। ठीक, शंकराचार्य को शंकर भी कहा जाता है या श्री शंकराचार्य भी कहा जाता है। ठीक, इनके द्वारा जो है वेदांत पर अत्यधिक बल दिया गया था, तथा हिंदू धर्म के उत्थान जो है हिंदू धर्म के उत्थान के प्रयासों के लिए इन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि भी मिली थी। ठीक है, इनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने संपूर्ण भारत यानी शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत में पैदल ही यात्रा की थी, या पैदल भ्रमण किया गया था। जो 4 धाम इनके द्वारा स्थापित किए गए थे, या 4 मठ इनके द्वारा स्थापित किए गए थे, उनके नाम क्रमशः, पहला तो श्रृंगेरी कर्नाटक के दक्षिण में अवस्थित है, जो दूसरा गुजरात में द्वारका, ठीक गुजरात के पश्चिम में है द्वारका, वहीं पूरी उड़ीसा के पूर्व में स्थित है, तथा ज्योतिर्मठ या जोशी मठ यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था। तो सीधा आंसर केरल के कलाडी गांव में आदि गुरु शंकराचार्य या आदि शंकर का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ हैं? ए, श्रृंगेरी, द्वारका, जोशी मठ, प्रयाग। बी, द्वारका, जोशी मठ, प्रयाग, कांची। सी, जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। या डी, पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका और वाराणसी। चलिए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ठीक है, जोशी मठ जिसमें से उत्तराखंड में है, द्वारका गुजरात में, पुरी उड़ीसा में और श्रृंगेरी कर्नाटक में है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? ए, पुरी। बी, द्वारका। सी, मानसरोवर। या डी, रामेश्वर। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर जो है वह 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। देखिए
बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वर यह सभी चार धाम में आते हैं, जबकि छोटा चार धाम जो कि केवल और केवल उत्तराखंड में स्थित है, उनमें छोटे चार धाम में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। वहीं आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ हैं, उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। ठीक, यह याद रखिए आप लोग। यहाँ बताइए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है। ए, अब सुमेलित करवाने वाले तो आप ही पढ़ते हैं ना, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन और हर्ष। ठीक, देखिए हर्ष का जो कवि था वह था बाणभट्ट, जिसके द्वारा हर्ष चरित की रचना की गई थी। वहीं हरिसेन जो है यह समुद्रगुप्त का संधि विग्रह था और इसके द्वारा रचना की गई थी प्रयाग प्रशस्ति की। वहीं बाकी अन्य सभी सही हैं। रवि कीर्ति वह पुलकेशिन से संबंधित थे, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार से संबंध रखते थे। भवभूति वह कन्नौज की यशोवर्मन से संबंध रखते थे। दंडी जो है वे नरसिंह वर्मन से संबंध रखते थे। नेक्स्ट बताइए, यह भी सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है। यहाँ पर भी आपको वीडियो को पॉज करना ही होगा, तो पॉज करके फटाक से सुमेलित करवा के बताइए। चलिए, अब तक आपने अपने वीडियो को पॉज करके सुमेलित करवा लिया होगा। तो देखिए, अमीर खुसरो जो है वे अलाउद्दीन खिलजी से संबंध रखते हैं। कालिदास का संबंध था, बताइए किससे। कालिदास जो है वे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवियों में तथा सर्वश्रेष्ठ विद्वान भी थे। ठीक है। नेक्स्ट, हरिसेन का संबंध तो है समुद्रगुप्त से था और इनके द्वारा जो है उसकी रचना की गई थी, क्या नाम है, प्रयाग प्रशस्ति की। वहीं बाणभट्ट का संबंध हर्षवर्धन से था और इनके द्वारा हर्षचरित की रचना की गई थी, जिस हर्षचरित में जो है हर्षवर्धन के साथ साथ जो है हर्षवर्धन के पूर्वजों के बारे में भी या वर्धन वंश के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा बताइए। सही हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4, 1, 2 और 3। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यह इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न है और इसके साथ जो है हमारा यह गुप्त और गुप्तोत्तर युग खत्म होगा और हम पहुंचेंगे प्राचीन भारत की स्थापत्य कला के पास। ठीक है, और इसके बाद एक चैप्टर और रह जाएगा और साथ ही हमारा ख़त्म हो जाएगा पूरा प्राचीन भारत और मध्यकाल की तरफ बढ़ देंगे। तो यहाँ तब तक आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर तो टिक कर ही लिए होते जब तक मैं बता रहा था बाकी चीज़ों को। चलिए, सही आंसर है, देखिए भोज जो है वह धार से संबंध रखता है। ठीक, भोज का संबंध था धार से। दुर्गावती का संबंध था गोंडवाना से। समुद्रगुप्त का संबंध था विदिशा से और अंत में अशोक का संबंध है उज्जैन से। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा। आंसर नंबर डी, 3, 4, 2, 1। ठीक है, तो चलिए देखिए, भोज का संबंध धार से, दुर्गावती गोंडवाना से, समुद्रगुप्त विदिशा, अशोक उज्जैन। ठीक है, सब याद हो गया आपको। देखिए, अगर कुछ चीज़ें इधर उधर छूटती हैं तो उसे रिपीट किया करिए, ऐसा मत करिए कि चलो अब छोड़ो, रिपीट करना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में, तो यह सुनिश्चित जरूर आप लोग करिएगा कि यह लेक्चर आपसे ना छूटे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और एक बार वीडियो को शेयर लाइक करना तो बनता है इतनी मेहनत के बाद। चलिए, धन्यवाद।